या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे चार हाथ है क्या? मेरे भी दो हैं, तेरे भी दो हैं। तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां हैं। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो सही लेवल अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। सिर्फ पीछे चल गया, मतलब वेपन जैसे मैं कर रहा था वैसे ही नीचे रखे मैं घूम गया, सामने मेरे शत्रु, ये सामने, उसका हथियार ऐसे है, मेरा हथियार ऐसे है। जिंदगी और मौत में यही फर्क है। उसने फायर कर दिया। मैं कहा यार कोई आस्था भी किसी की इतनी वो हो सकती है क्या? इसके लिए मरने मारने को तैयार है यार। ये तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता, हमारी इतनी फ्लेक्सिबल है, ये इतना जिद्दी क्यों है भाई? तो वो मेरे को शौक लगा कि यार कोई आस्था के लिए इतना मतलब करने को तैयार है। हाय, वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पॉडकास्ट पर जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 31 मई सन 2000 को AK-47 से एक बुलेट कान के पीछे से गर्दन को चीथड़े करते हुए निकल जाती है। आखिर कौन था वो जवान जिसने देश प्रेम में ना तो एक बार को माँ बाप के स्नेह की परवाह की, ना ही अपनी उस औरत की जिससे इन्होंने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, ना ही एक बार को ये ख्याल आया कि अगर कुछ हो गया तो बच्चों के सर से बाप का साया हट जाएगा। तो आइए मिलते हैं उस वीर सैनिक से जिसने सच में ये साबित कर दिखाया कि देश सेवा के आगे कोई रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। माय प्लेजर। काफी दिनों से हम सोच रहे थे हम अभी पॉडकास्ट पे इनवाइट, मतलब काफी दिनों से ये बातचीत चल रही थी पर शायद किसी की नजर लगी हुई थी। कभी कुछ आ जा रहा था, कभी कुछ आ जा रहा था। हाँ, पर कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ, अभी बढ़िया हूँ। आप थाने में रहते हैं ना? हाँ, अभी शिफ्ट हुआ थाने। शिफ्ट हुए। पहले इधर बोरीवली रहता था। वैसे बिलोंग आप करते हैं बिहार छपरा से? फुलवरिया। सर, बचपन कैसा बीता था आपका? मतलब फुलवरिया में बीता था या फिर कहीं और? पिताजी वायुसेना में थे, तो जन्म मेरा गांव में ही हुआ, फुलवरिया में ही। केसरी टोला नाम का एक गांव है। और उसके बाद पिताजी चूंकि वायुसेना में थे तो फिर आ गया था, और कैंटोनमेंट्स में, वायुसेना कैंटोनमेंट्स में रहते थे। लेकिन जैसा होता था पुराने जमाने में कि छुट्टी मतलब गांव। आजकल तो सोचते हैं ना दिस हॉलीडे वेयर डू वी गो, पहले ऐसा कुछ वो प्रश्न था ही नहीं, छुट्टी मतलब गांव। तो बस वो हर बार गांव जाते रहते थे। और पिताजी काफी जुड़े हुए थे, मतलब जमीन से जुड़े थे, गांव में पले बड़े थे। और तो वो गांव से जो जोड़ा उन्होंने, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो, और खासकर मैं गांव को और अच्छे से समझ पाता था क्योंकि मैं बाहर से आता था। जो वहीं रहता है उसको कुछ शायद कभी कभी समझ में नहीं आता ना, बट एक बार आप बाहर आते हो तो आप देख पाते हो कि क्या चीज है जो बाहर नहीं है, उसकी वैल्यू समझ में आती। तो वो मैं एब्जॉर्ब करता था। और दूसरा श्रेय जाता मेरे पिताजी को और मेरी माँ को, जो बोथ रूटेड फ्रॉम दी गांव से, तो वो इतने ज्यादा जुड़े हुए थे उससे, उसका भी फर्क पड़ता था। एंड ये था, और मेरे पिताजी को एक और चीज रहती थी कि वो चाहते थे सदैव कि मैं बड़ा स्ट्रांग बनूं। तो वो गांव के वैल्यूज से जुड़ूं, और उसमें से बहुत सारे वैल्यूज हैं गांव में जो मिलते हैं, उसमें से एक रहता है कि साहसी बंदा होता है। गांव के लोग बड़े साहसी, और मैं उन जमाने की बात कर रहा हूँ ना, बिहार, डार्क डेज, नो बिजली, नो इलेक्ट्रिसिटी, रोड खराब, लॉ एंड ऑर्डर पुअर, डकैती हो रही, चोरी हो रही है, दो वर्गों के बीच में बात बात पे हथियार निकल रहे, एंड थिंग्स वर टफ। तो वो चाहते थे कि मैं जैसे गांव पहुंचूं तो आई शुड बी एज टफ एज दोस गाइस, जो मेरे आयु के जो बाकी बालक है, जो मेहनत से खेती में ये वो फटाफट जानवरों को कैटल उठाना, बैल चलाना, सब। तो वो सब बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा मुझ पे। मैं कैंटोनमेंट में जब वापस आ जाता था तो ठीक है, आई वाज बेटर देन मोस्ट ऑफ द गाइस एज फार एज करेज एंड बीइंग रफ इज कंसर्न। गांव पे आई फेल्ट कि नहीं, वो आई एम नॉट एबल टू द मार्क ऑफ दैट। बाकी
तो बट उसका फर्क पड़ा और बहुत बढ़िया मतलब गांव में आज भी बता रहा हूँ कि आज के ज्यादातर चीजें जो मैं देखता हूँ समाज में, देश में, समाज या परिवारों में जो होता है, तो उसमें सॉल्यूशन मुझे वही दिखता है गांव में पहले था। पहले वैसा क्या करते थे हमारे पूर्वज और उन्होंने कौन सी प्रथाएं, जो संस्कार, जो नीतियां चलाई थी, वही सब टूटा है, जिसकी वजह से आज जो है सब कुछ छिन्न भिन्न होता दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन विलेज एंड इट वाज रियली रियली वंडरफुल। मतलब हर बार गांव जाना। अभी जाते हैं? हाँ, अभी जाते हैं। फैमिली को लेके? फैमिली को लेके उतना नहीं जा पाता हूँ, अकेले ही जाता हूँ मैं। बच्चे? बट उतना नहीं जाता हूँ जितना मैं, मेरे 2 पुत्रियां हैं, वो लोग गांव अभी जैसा आप नहीं सोच रहे हैं? नहीं, मैं वो उतना मैं अनफॉर्चुनेटली उतना मैंने जोड़ नहीं पाया, उतना मैं जोड़ नहीं पाया। दैट इज माय, आई कुडंट बी एज ग्रेट एज माय डैड वाज फॉर मी। आपने बताया कि आपके पापा एयरफोर्स में थे। जी जी। तो आपका और आप आर्मी में चले गए, पहले आप भी एयरफोर्स में? पहले मैं भी एयरफोर्स में गया था। तो किसका प्रेशर था, फैमिली का या फिर? अब ये कहानी थोड़ी है, ईमानदारी से बताऊं मैं पंजली। मेरे को जो आज सुन रहे हैं, डोंट, दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, बट ठीक है, आई गॉट टू बी ऑनेस्ट, पूछ रही है तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, बट 11वीं 12वीं में 10th से थोड़ा सा डामाडोल होने लग गया मामला, है ना, जब थोड़ी थोड़ी मुंह छाने लग जाती है तब बोल दोस्त। तो मेरे पिताजी ना बड़े विजनरी, मतलब मैं उनको मानता हूँ। दैट्स अनदर पार्ट, अगर हम आ गए हैं तो विजडम का मतलब क्या होता है ना, तो वो मैं एक अलग है मेरा। विजडम का कोई पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, भाषा, लेक्चर देने की काबिलियत से कुछ नहीं। तो और विजडम, मैंने गांव की भी बात करी है, तो गांव में मैंने अनेकों गांव, मतलब सिर्फ अपने ही नहीं, रिश्तेदारों में इधर उधर, या वैसे ही फौज में भी हम पोस्टिंग जाते हैं कभी भी ट्रेनिंग करने के लिए, राजस्थान किसी गाँव में या कहीं मिलते रहते हैं अभी भी। तो मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाता है, कोई अम्मा मिल जाती है जो विजडम की ऐसी बात करती है ना कि दुनिया का कोई पीएचडी नहीं कर सकता। तो वो वाला विजडम की बात कर रहा हूं मैं, वो मेरे फादर का था। तो उन्होंने देखा कि भाई बहुत अटैच्ड है मुझसे मेरे पिताजी, बहुत अटैच्ड, बट उसके बावजूद उनको वो विजडम था कि भाई ये गलत रास्ता है। जब 11वीं 12वीं में लड़का और वो ये भी समझ गए थे, कोई भ्रम में नहीं थे, कि अभी जहां पर है, जो है, जिस संगत में है, ये चला जाएगा और बिगड़ जाएगा। मुझसे ज्यादा सपना मेरे परिवार वालों का था, जो सपना बोलते हैं ना, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा। मैं आई एम द ओनली सन, वो 2 सिस्टर्स। तो जो पहले की प्रथा थी, तो वो पुत्र पे ही ज्यादा रहता था, तो मुझसे ज्यादा उनका था। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पिताजी का तो ऑब्वियसली था बचपन से, ये बनेगा वो बनेगा, और वो पढ़ता अच्छा था तो ठीक था। लेकिन उन्होंने सब कहा कि बेटा ये जगह छोड़नी पड़ेगी तुझे। अब पहले इतने ऑप्शन तो थे नहीं, 10 ऑप्शन, चूज वन। तो एक ही था कि मतलब घर से निकलो और जॉब पकड़ो। तो सारा सपना कि मैं आगे पढ़ूंगा और ये बनूंगा, वो बनूंगा, फलाना बनूंगा। बोले यार वो बाद की बात है, पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो मेरी तरफ से तुम कुछ बन जाओ, मतलब लिटरली नहीं, बट व्हाट ही मेंट इज प्रोबेबली इज दैट तू चाहे चपरासी बन जा, है ना। मैं सम्मान करता हूँ चपरासी का, मैं किसी भी प्रोफेशन का मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसका मतलब सॉरी, कोई अगर चपरासी का कोई सम्मानीय कार्य कर रहा है तो मुझे अन्यथा ना ले, सब सम्मानित है मेरे लिए। तो लेकिन उस समय के उससे दृष्टिकोण से बोला वो बन जाए, लेकिन तू वो अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो अब एयरफोर्स में पिताजी, तो और क्या ऑप्शन है, तो बोले एयरफोर्स का फॉर्म लिया, भर दो, लाइन में लग गए। तो मैं एयरमैन बन गया। एयरफोर्स मतलब एयरमैन। एंड वो सुनने वाले अगर किसी को हो, तो एयरफोर्स में जैसे सेना में होता है जवान होते हैं, अफसर होते हैं, तो वैसे ही एयरफोर्स में एयरमैन होते हैं, फिर अफसर होते हैं। तो 12वीं के बाद में एयरफोर्स में एयरमैन बना। और उनका बिल्कुल इतना, जो मैंने कहा ना, विजडम यही होता है जो सही अनुमान लगा दे वास्तविकताओं का, अपने इमोशन को साइड में रखते हुए, राइट। किस पुत्र को अच्छा नहीं लगेगा, पिता को नहीं लगेगा नहीं यार मेरा बेटा बनेगा, मैं पढ़ाता हूँ, ट्राई करता हूँ, बट ही हैड दैट विजन, नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बोला निकल जाने, वो बोला नहीं होगा, जस्ट क्या करें। तो जैसे मैं गया, ट्रेनिंग में गया, 4 जूते 4 लात पड़े, 5 गालियां पड़ी, बुद्धम मेरे ठीक हो गई, हम लाइन पे आ गए। उसके बाद समझ में आया कि भाई, तो जब ठीक हो गए तो फिर कुछ अच्छे बुरे और लोग मिले, तो फिर हमने अपग्रेड करा, मतलब फिर ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद CDS अपीयर किया,
तो तीसरी बार में सिलेक्ट हो गए और फिर ऑफिसर बन गए ऑफिसर आर्मी बन गए। में। दैट इज माय स्टोरी। तो वो ट्रेनिंग पीरियड कैसा होता है सर? कहाँ जो का? एयरफोर्स में जब एयरमैन बने थे आप, हाँ तो उधर का ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही हार्ड होता है ना उधर का? हाँ हाँ, हार्ड तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। हाँ, नथिंग कॉल्ड हार्ड, इट्स राइट, है ना, शुड बी हार्डर, हाँ, इट शुड बी हार्डर। मैं आज कह रहा हूँ, उस वक्त मुझे लग रहा था यार क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फॉर दैट मैटर इवन आर्मी में, यस। यार इतना क्यों इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। हाँ हाँ। बट नाउ हैविंग गॉन थ्रू इट, हैविंग फॉट बैटल्स, लड़ने के बाद पता चलता है कि और होना चाहिए था। जैसे मैं लड़ाई में जिसमें मुझे गोली लगी तो मुझे लग रहा था बाद में कि थोड़ा और मेरे को रगड़ा होता ना तो शायद मैं यहाँ पर भारी पड़ जाता। 3 थे, मैंने 2 गिराए थे, तीसरे ने मेरे को कुछ घड़ी, बट अगर और थोड़ा रगड़ा होता तो यू फील कि यार, तो बिकॉज आप हर चीज की ट्रेनिंग करते हैं, बाकी में ट्रेनिंग में आपने मान लो तैयारी करी, पढ़ाई करी, नहीं करी तो ठीक है, नंबर 4 कमा जाए, स्पोर्ट्स की तैयारी करी तो ठीक है, शायद मैच हार जाओगे, बट सेना में आपने तैयारी करी एंड इफ यू फॉल शॉर्ट देन यू कुड बी कमिंग बैक डेड or with the loss of limb or something and or a scar like this. So it should be harder the better. तो आपके पापा का कोई मैसेज होता था आपके लिए, जैसे आप जब फौज में गए तो पापा भी फौज में थे, आप भी फौज में गए, तो देश को लेके ऐसा कुछ नहीं था। देश को लिए मेरे पापा 10th पास आदमी थे, नॉर्मल पैट्रियोटिक थे, नॉर्मल, बट ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था एंड 100% फैमिली मैन थे। 100% फैमिली मैन मतलब मैं एक बात बताऊं कि आते थे ऑफिस से और उसके बाद और कोई काम नहीं, और हाँ भाई राजू बोलते थे मुझे घर, हाँ राजू किताब दिखा, हाँ नोटबुक दिखा, तो जब तक वो पढ़ा पाते थे पढ़ाते हुए, उसके बाद उनके लेवल के ऊपर गया तब भी दिखा, तो बोले यार ये तो नॉट डन लिखा हुआ है, ये है वो है, क्या कर रहा है। तो मैं कभी कभी देखता था आस पड़ोस के अंकल को, दूसरे भी उनके रुचियां होती थी, कोई नॉवेल पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, कोई ताश खेलते थे, कुछ शाम को बैठ के खाना पीना वाला भी एक मंडली होती थी। मेरे पिताजी का कुछ नहीं, हम बस भाई बहन जो हम थे, हमारे पीछे ज्यादा, मेरे पीछे, क्योंकि पहले होता था कि पुत्र का वो है, यही करेगा, टू बी ऑनेस्ट दैट्स व्हाट इट वाज। तो मैं कहता था यार ये इनको भी यार कोई दारू दारू को शौक लगा ताजवान खेलवाओ यार, कोई काम नहीं है, आए कहा जा रहा है क्या कर रहा है, होमवर्क दिखा, ये दिखा, वो नोटबुक दिखा, फलाना कर। मैं कहा यार और कोई 100% फैमिली मैन है यार, आज का बच्चा तरसता है ऐसा पिता मिलने के लिए, और कोई कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस एक ही काम है। यार ये 100% आज के बच्चे तरसते हैं कि यार पापा टाइम नहीं देते। वो इतना टाइम दे देते कि मैंने यार अंकल की तरह जाओ यार, इधर उधर करो, पार्टी करो यार, उपन्यास कुछ पढ़ो, जो कि इतने शौक है आप, यही काम है, दिखा प्यार, मतलब कुछ यार पढ़ाई या कुछ, बट ही वाज 100% विद अस। तो वो मैं बात कर रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ फादर ही वाज 100% टू हिज फैमिली। पर अच्छी चीज है। हाँ, नाउ आई नो, अब तो आज के बच्चों को उसका आधा भी मिल जाए तो यू शुड बी कंसीडर योरसेल्फ। बहुत डिसिप्लिन होता होगा ना सर? हाँ, डिसिप्लिन तो होता था, हाँ बिल्कुल। मतलब नॉर्मली सिविलियन जो भी लोग होते हैं उनका तो चलो छोड़ दीजिए, हाँ, पर जो डिफेंस फैमिली होती है, उनका सुबह में उठना एकदम तरीके से सब कुछ होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ। तो वो भी आपके घर में था? हाँ, वो था, इसी बात पे थोड़ा सा रात भी रहते थे। संडे है क्या, क्यों नहीं उठ रहा, ये वो लगे रहते, हर 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देते थे। हम उस पर एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतर पाते थे, तो फिर खूब प्यार करते थे, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस होती थी तो फिर ढंग से पिटाई हुई होती। हाँ मतलब ठीक है, अभी मैं सोचता हूँ ना कि दैट वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव। आपकी सबसे प्रिय चीज है ना, जो आपकी सबसे प्रिय चीज है और आपके अनुसार नहीं चल रही है और आपको बुरा नहीं लग रहा, तो फिर प्रिय क्या है? इसका मतलब प्रिय नहीं है। आप अगर सिंपल से जैसे गैजेट की बात करते हैं, आपका मोबाइल है, बोलते सर मैंने बहुत बढ़िया लेटेस्ट, आई लव माय मोबाइल, और आपको मोबाइल हैंग हो रखा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, दैट मींस यू डोंट लाइक, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट,
कि आप म्यूजिशियन है, आपका ये वाद्य यंत्र है। बोला सर ये मेरा प्रिय यंत्र है और बज ही नहीं रहा। बोले कोई बात नहीं बज रहा था, दैट मीन्स इट इज प्रिय नहीं है ना। तो दैट इज वाई वो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ लव है। ये मेरे हिसाब से मतलब ये सही क्यों नहीं चल रहा, मेरे हिसाब की बात नहीं, सही क्यों नहीं है, सही होना चाहिए। मेरा दुनिया का सबसे प्रिय व्यक्ति है ये, और ये सही होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए इसकी। तो अगर गलत जा रही थी तो नाराज होते थे तो वो अभिव्यक्त करते थे। आई मिस दैट। जिंदगी में कोई होना चाहिए जो किसी भी स्टेज में झापड़ मार सके, और वो एक्चुअली फादर ही होता है। हाँ, पहले तो बहुत लोग होते थे, पहले तो कोई भी हाथ साफ कर लेता। अब सही बात है, आप भी थोड़ा सा लोग सोचते हैं। That is why I'm telling you, Anjali, slightly getting into a different topic now. Parenting की बात करते हैं। तो parenting में आजकल I was into one of those webinars where there were experts on psychologists and others on parenting, and मेरे को पता नहीं क्यों किसी ने डाल दिया। मैं कहीं मतलब कोई मेरा पेरेंटिंग को साइकोलॉजिस्ट में कुछ नहीं, मतलब यार मेरे को क्यों डाल और डाल दी। आई वाज वंडरिंग यार, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सब लोग, कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने कहा इट केम टू मी एंड देन आई टोल्ड वन थिंग कि इट इज इम्पॉसिबल टू गिव हेल्दी पेरेंटिंग टू अ चाइल्ड टुडे, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट प्रॉब्ली आपको भी लगेगा कि सर ऐसे कैसे, व्हाई आर यू टेलिंग दिस? आई टेल यू व्हाई। इट इज लाइक हेल्थ। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स की आवश्यकता है, तभी आप रहेंगे। अब अगर कोई बोले कि इसमें जो पेय है इसमें बहुत बढ़िया विटामिन सी है, नींबू पानी है ये, और इसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ नींबू एकदम ऑर्गेनिक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं, बस आप यही पीते रहो, तो मैं एक ही विटामिन तो मिला मुझे, बाकी तो नहीं मिल रहे ना। तो ये पर्याप्त नहीं है ना मेरा स्वास्थ्य पूरा करने के लिए, राइट? उसी प्रकार से, और ये सिर्फ बच्चे की नहीं बात कर रहा हूं मैं, लगभग इमोशनल नीड तो हर आयु में रहती है, ऐसा थोड़ा नहीं कि बच्चे में रहती है, बट अगर बचपन की बात करूं, पेरेंटिंग की बात करूं, तो वैसे ही एक बच्चा जब ग्रो होता है, बच्चा बच्ची जो भी है, तो उसको हर एक प्रकार के इमोशन की आवश्यकता हो। आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आप कितने ही बढ़िया हो, यू कैन ओनली बी वन विटामिन, लाइक आई टोल्ड ना, यू नो द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आप विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, जो भी हो, एक ही तो हो ना। आप हर रूप में तो नहीं आ सकते। नहीं। अब टेक दैट सेम चाइल्ड इनटू एन ओल्ड टाइम जॉइंट फैमिली। कोई लाड़ भी कर रहा होगा, कोई प्यार भी कर रहा होगा, कोई कंधे पे चढ़ के आप खेल भी सकते हो, टाइम ही टाइम है दादा के पास। कोई चाचू होगा जो हर बात पे हाथ साफ कर देता हो, जिसका डर आतंक भी है, ठीक है ना। माँ भी है, चाची भी है, सबकी भावनाएं अलग अलग है ना। और कोई दोस्त भी है, कोई मित्र भी है, जिसके आपके मन में कोई इस प्रकार के प्रश्न हो जो आप पूछने से हिचकिचाते हैं, किसी और से, कोई भाभी भी है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जिसको तथाकथित रूप से हम गलत कहते हैं, जो आपके साथ अन्याय भी कर रहा होगा, वो भी आवश्यक है। क्योंकि जब दुनिया में आप निकलोगे तो लोग गलत भी तो मिलेंगे, उसकी भी ट्रेनिंग तो जरूरी है ना। पूरी ट्रेनिंग गुडी हो गई, बाहर निकलोगे दुनिया में तो वो भी तो मिलेगा। तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो नेगेटिव, सो कॉल्ड नेगेटिव कैरेक्टर। तो सारी भावनाएं आपको मिल रही हैं। उसके बाद आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, तो ऐसा है कि आप 4-5 साल के हुए तब तक एक बालक या बालिका और हो ही जाएगी, आपके नहीं, चाचा की, ताऊ की, किसी न किसी की तो है ही है। तो आप एल्डरली वाली फीलिंग भी आनी शुरू हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी आनी शुरू हो गई। तो अगर आप हैं तो अब आप छोटू की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, अब आप उसको खाना खिला रहे हैं, आपने हो सकता है उसका मालिश भी की हो। अब आप, आज बच्ची को शादी होती है तो वर्रिंग, अरे और उसके जैसे मोमेंट शी इज अबाउट टू डिलीवर चाइल्ड, कैसे पालेगी, या ये मेरा बेटा कैसे पालेगा, फॉर बोथ रीजन, इसने दे देखा ही नहीं है। बट पहले, बिफोर, बाय द टाइम यू वर 16, आपने 6-7 बच्चों को खाना खिला चुके हो, नहला चुके हो, सब बाथरूम उसकी सारी साफ कर चुके हो, रोना चुप करा सके हो, खेल सब कर चुके हो आप। सो यू बीइंग, पूरी आपकी होलिस्टिक ग्रोथ हुई है। सो ऑल इमोशंस यू आर गेटिंग इट। आप टुडे इन न्यूक्लियर फैमिली यू कैन ओनली बी वन, यू कैन बी द बेस्ट ऑफ दैट वेराइटी ऑफ दैट पर्सनैलिटी, दैट वन इमोशन, बट इट कैन ओनली बी वन। आप करके दिखाओ होलिस्टिक ग्रोथ, नहीं कहां से लाओगे आप?
कोर्स कर लो आप, साइकोलॉजी का, इसका, चाइल्ड साइकोलॉजी का, यू कुड डू द बेस्ट एज ए पेरेंट, ट्राई एंड अप्लाई एवरीथिंग। ला ही नहीं सकते आप। सो एवरी चाइल्ड विल ग्रो अप इनकम्प्लीट। दैट्स व्हाई आई टेल टुडेज यूथ would be who are about to get married and would be mothers and fathers, that once your child is born, the moment you start planning about the child, तभी से होता है, नहीं, we want the best for our child, होता है ना, बेस्ट में, बेस्ट स्कूल, बेस्ट ये फैसिलिटी, बेस्ट वो फलाना टिमकाना, ये सब। इफ यू वांट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, प्लीज फॉर गॉड्स सेक स्टार्ट having the best of relations with everyone. अपने रिश्तेदारों से तो काटे जा रहे हो, और भ्रम ये कि मैं आई वांट टू गिव द बेस्ट टू माय चाइल्ड। चाचू से आपने उसके झगड़ा कर रखा है, दादू से आपने झगड़ा कर रखा है, दादी से आपने झगड़ा कर रखा है, सास बहू का मनमुटाव हो रखा है, और बोला नहीं आई वांट द बेस्ट फॉर माय चाइल्ड। कम ऑन मैन, आप अपने बच्चे के लिए जो मिलना चाहिए ना वो सारे खुद काट रहे हो आप, और फिर ये सपना मत देखो कि पैसे से आप उसको बेस्ट दे दोगे। नो, नथिंग। No school in this world can give you that growth that a balanced joint family can give you. Nobody. और भारत में पहले ये होता था, आज भी जिन गांव में है वहां होता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। There's nothing. Every child which is born in a nuclear family or brought up in a nuclear family is growing up incomplete. Take it from me. सर, तो जो आपके बच्चे हैं वो तो अभी न्यूक्लियर फैमिली में। Yes. तो I'm guilty of that. हाँ, I'm guilty of. नहीं, गिल्टी नहीं, ठीक है, उनका मतलब मैं परिस्थितियों में फंस गया ना, and by the time I realize these things, this ये जो मैं सोच रहा हूँ ना, after having spent an entire life, whatever spent, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इनफैक्ट इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना चाहिए था। एज ए न्यूक्लियर फैमिली भी one should do a lot of other things which I wasn't like very aware. Fortunately, despite those things, they've grown up to be the best of the kids. I'm proud of both my daughters, and they're both married, and they're doing very well as a family. That way, I'm very proud of them, very proud of them, and the credit goes only to them. क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब आप एक विषय है, अपने बच्चों को मान लो नहीं पढ़ा रही हैं, फिर भी वो नंबर ले आए तो अरे यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बच्चा अपने आप ले आया। सो दे आर डूइंग वेरी वेल, बट उसके क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है, राइट? तो मुझे पता ही नहीं था ये सब चीज, अब समझ में आ रही मुझे। तो अब मुझे लगा ठीक है, अब निकल गया। बाकी आप लोग जो होने वाले हैं जितने, उनको तो पता चले। सो वट एवर वेर एवर आई फील कि आई वोंट कॉल इट फेलियर और समथिंग, बट ठीक है, हैविंग लिव्ड वो एक्सपीरियंस, जितना अनुभव करने के बाद जो कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो बाकी जो अभी खेल में उतरे नहीं है उनको बता के है ना। बिल्कुल, इट्स समथिंग लाइक एक बैट्समैन बैटिंग करके आता है ना पवेलियन में वापस, तो जो जा रहा है उसको बता देता है अंदर कि यार मैं खेल के आया हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आई थी बॉल, ये गड़बड़ हो गई, मैं आउट हो गया, तू मत होगा। सो इफ इज अगर उसका हित चाहता है तो कहेगा ना। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। वही मतलब गिल्टी वाली भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी नौकरी भी लगी होगी, जब हम बाहर चले जाते हैं तो पूरी फैमिली को हम साथ में लेके नहीं जा सकते। हम लकी थे कि हम जॉइंट फैमिली में बड़े, है ना, पर जरूरी नहीं है कि हमारे साथ पूरी फैमिली उठ के जाएगी हमारे साथ। वो भी नहीं हुआ। बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कन्फेस भी करूंगा, मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं किया कि जोड़ता रहूं, ले जाऊं छुट्टी में, बस चल रहा है, आर्मी है, बड़ा छुट्टी है, लाइक मॉडर्न पीपल, हाँ इस छुट्टी में कहाँ जाना है, लेट्स गो टू पोर्ट ब्लेयर, इस बार घूम के आते हैं, ओके मैंने परिवार का ये इच्छा पूरी की जाए, इस छुट्टी में कहाँ जाना है, इस बार लक्षद्वीप चलते हैं, तो वो करते रहे। नॉट दैट वो कोई गलत है, वो भी ठीक है, वो भी किया हमने, बट मेरे को नहीं था। और घर में भी सी कि आर्मी है, कैंटोनमेंट है, हमने क्या पेरेंटिंग मतलब क्या है, पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल में एडमिशन करा दो, फलाना करा दो, बच्चे को इच्छा है, जो अपना सामर्थ्य है उतना पूरा करो, आओ उनके साथ खेलो कूदो, एंड आर्मी गिव्स यू अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, सोशल गैदरिंग्स काफी होती हैं, वो सब करो। आई थॉट दैट्स द बेस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वन ऑफ द बेस्ट चाइल्डहुड दैट यू कैन गिव टू अ चाइल्ड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, दैट दे हैव गॉट इट। बट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वी आर टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर समाज के हित की बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा सागर में एक बूंद हूँ, तो उसके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, बाकी पूरे समाज के लिए आने वाले समय में, एंड दिस शुड हैपन विद एवरी सोसाइटी। क्योंकि मैं
सिर्फ अपने लिए नहीं, मतलब आफ्टर ऑल आई एम ए सोशल एनिमल, ये भी बाद में समझ में आता है, ये भी बाद में समझ में आता है। तो बहुत सारी अवधारणाएं फैल गई हैं, मुझे भी कुछ जो डेफिनेशन, जो मान्यताएं बताई गई, वो मैं भी मानता चला गया बाहर की दुनिया में। और बाद में धीरे धीरे समझ में आया, जब जो कुछ हुआ, यार ये तो गलत है, विचार करने लगा। फिर कुछ बाद में आर्मी के लास्ट कुछ फेजेस में मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये चीजें जो हैं कुछ गलत हैं ये, और बड़ी बड़ी नामी ग्रामी विख्यात लोग, बड़ी बड़ी पॉपुलर बेस्ट सेलिंग बुक्स गलत बता रही। तो मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, ये सब कैसे गलत हो सकते हैं। तो शुरू में साहस नहीं था, बट स्टिल मैंने कहा कि यार न सिर्फ परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, प्रारंभिक तो देश ही था, तो वो मैंने कहा कि यार बाहर आना चाहिए। तो मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। हाँ, जितना आसान मैंने सोचा था बाहर होगा उतना नहीं है, या शायद मुझ में कोई कमी होगी कि मंच मिलता जाएगा, लोगों को बताऊंगा मैं अच्छी नीयत से बाहर आया हूं। तो देश के बारे में कुछ बातें हैं, समाज के बारे में कुछ बातें हैं, बताता जाऊंगा। वो अलग बात है कि जहां भी मैं बात करता हूं लोग स्वीकार करते हैं। मैं काफी से देश में जाता हूं, पूरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बात करता हूं। प्रारंभ में मैं थोड़ा सा हिचकिचाता था, यार ये तो मैं तो बिल्कुल उल्टी सोच है मेरी, जो बाकी दुनिया बोलती है स्कूल्स कॉलेजेस में आके, और मैं बिल्कुल शायद अलग बोलने जा रहा हूँ। बोलूं ना बोलूं, ऐसा ना हो कि उल्टा रिएक्शन आ जाए, साहब प्लीज क्लोज, वी कांट स्पीक बियॉन्ड दिस। बट देन आई केप्ट ऑन, मैं बोलता चला गया, लोग मानते चले गए। अब तक जितना बोला, ऐसा नहीं क्योंकि मैंने कोई क्रांति ला दी है, लेकिन जहां भी बोला लोग मान रहे हैं। और मैं सारी परिभाषाओं को आई वोंट से रीडिफाइनिंग, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट क्लोजर टू ट्रुथ। ऐसा है ना कि लाइफ इज नॉट अबाउट मैं सही हूं आप सही है, वो बात नहीं है। कोई एक चीज है जो सही है, हर एक चीज पर सत्य एक है, कोई भी मुद्दा हो एक ही सत्य है। अब हमें पता नहीं होता तो हम अपना अपना ओपिनियन देते हैं। लाइफ में सिर्फ एक प्रयास रहना चाहिए कि ये सत्य है, ये हमारा बिलीफ है, ये ओपिनियन है, ये गैप, इस गैप को नैरो करना है। लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि इस गैप को नैरो करना है, और जब पूरा एग्जैक्टली ओवरलैप आ जाए, दैट इज व्हाट यू आर इन ब्लिस। इंडिविजुअल आ जाए तो ठीक है, परिवार आ जाए तो ठीक है, समाज पूरा आ जाए तो फिर स्वर्ग है, मानवता आ जाए तो फिर बढ़िया बात है। ये गैप होना चाहिए, अननेसेसरी की ईगो में, मान्यताओं में, बिलीफ में नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू आर रॉन्ग, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मैं सही हूं, बट सही तो एक है। तो ये जो आजकल चल रहा है कि नो एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन एंड एवरीबॉडी कैन हैव हिज ओपिनियन, यू कैन हैव दैट ओपिनियन। बिल्कुल आपके अपना ओपिनियन रखिए। आपको ओपिनियन आएगा, जब बहुत सारे ओपिनियन होंगे तो संभावना बढ़ जाती है कि एक सही निकलेगा, बट ये मान के चलिए कि सारे सही नहीं है, उसमें से एक ही सही है। तो और जब स्पष्ट लगने लगे वो, उसके बावजूद अपने ओपिनियन पे, बिलीफ पे, जिद पे अटके हो, तो फिर पागल है। जैसे पश्चिम में क्या था, वो सारे लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है यूनिवर्स के केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। एक समय था पहले। तो मान लीजिए उसी मानसिकता में हम सब हैं और हमें नहीं पता है, तो ठीक है, हम अपना अपना मानते हैं। बोले मेरे ख्याल से पृथ्वी सेंटर में है, कोई बोलेगा नहीं मेरे ख्याल से चंद्रमा सेंटर में है, ठीक है, हम लोग नॉट स्पेस, वो एस्ट्रोनॉमिस्ट हम लोग नहीं है, तो ठीक है, खगोल शास्त्री नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट गेसिंग, हो सकता है इसी में से कैसे ही है। लेकिन कष्ट ये है कि जब स्पष्ट होने लग गया है, दिखने लग गया है, तो गैलीलियो ने जब बोला कि भाई मुझे ये गलत लग रहा है, तो उसने, चर्च ने उसको जलाने, मतलब ये से कैसे बोल रहे थे, वो चर्च फेल्ट कि वी हैव एन ओपिनियन एंड दैट इज फाइनल। वो मानसिकता जब मनुष्य की होती तब गड़बड़ है। उसके बावजूद भी वो नहीं, वी ऑल कैन लिव विद आवर ओपिनियन, वी हैव बीन लिविंग विद आवर ओपिनियन। यू आप सोच रहे थे कि मून इज एट द सेंटर, वो सोच रहे थे बृहस्पति इज इन द सेंटर, वो सोच रहे थे सूर्य इज इन द सेंटर, सो लेट्स लिव विद आवर ओपिनियन मैन। नो मैन, अब क्लियर हो गया है, सन इज एट द सेंटर, लेट्स रेस्ट ऑल द ओपिनियन शुड प्लीज शट अप नाउ। तो उसी प्रकार से अगर नहीं पता है, बोध नहीं है, तो यस, लेट्स ऑल थिंक वी आर लॉस्ट इन अ जंगल, या जंगल में हमें छोड़ दिया गया है कोई खजाना या कोई चीज ढूंढने के लिए, तो हमको पता नहीं है, तो वी कैन हैव 10 वेज, शायद इधर से चलते हैं, बोले नहीं शायद इधर से चलते हैं, एनीबॉडी कुड बी राइट। बट एक बंदे के रास्ते पे उधर कुछ चमकती चीज दिख रही है, नहीं यार, मैंने बोल दिया इधर तो इधर ही, देन वो फिर पागल। समाज में यही हो रहा है,
जो स्पष्ट दिख रहा है कि ये राह है और ये गलत है, लेकिन नहीं भाई साहब हम तो इतने सालों से मान रहे हैं, हम तो बदलेंगे नहीं। तो अनसत्य जो है परिणाम दिखाएगा ही दिखाएगा। समय लगता है। एक और दोष ही नहीं है जो भी है, वैसे हमारी लिमिटेड विजन कहिए जो कहिए, हम सब कुछ सोल्यूशन जो हम पूरी हर चीज का फैसला सब कुछ अपने जीवन काल में चाहते हैं। हम तो कुछ नहीं है ना, सृष्टि में ब्रह्मांड में एक बूंद आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा जीवन काल जितने भी समय का है कुछ नहीं है। तो कभी कभी परिणाम आने में हो सकता है 400 500 200 300 साल लगते हैं। तो हमें लगने लग जाता है वी स्टार्ट लूजिंग आउट ऑन पेशेंस, यार जैसे मान लीजिए आप सही है और अगला बंदा गलत है, तो लेकिन वो गलत का उसका फल नहीं मिल रहा है, और या वो गलत काम करके भी आगे बढ़ता दिख रहा है, तो आपका विश्वास हिलने लग जाता है। होता है। तो आपके जीवन काल में शायद परिणाम आए ही ना तो वो लगता है तो वो लंबा जाएगा, बट वो साइकिल तो आएगा। हर चीज का साइकिल अलग होता है ना। अलग होता है। आप सिर्फ एक समोसा खाएंगी तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए ऐसा नहीं होगा ना, जहर खाएंगी तो अभी बिगड़ जाएगा, और समोसे का भी परिणाम आएगा ना। रोज रोज खाइए ना, फास्ट फूड खाइए ना, समय लगेगा। दिन रात फास्ट फूड खाइए। आज बोले नहीं यार अभी तो फास्ट फूड खाया कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो वैसे तो कभी कभी लंबे साइकिल में आता है। जैसे कि पर्यावरण का किया, स्टार्टिंग में गंगो हो गए सब लोग यार, एक्सप्लॉइट। आज भी है कुछ लोग दुनिया के देश जस्ट एक्सप्लॉइट, धरती का दोहन कर लो यार, क्या दिक्कत है, आनंद तो है, और वो आएगा जरूर। दैट कैटास्ट्रॉफ विल कम, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। सो ट्रुथ, प्लीज डेयर नॉट मेस विद इट, इट विल कम। आपने आर्मी जब ज्वाइन किया था तो आपने सप्लाई कोटा ज्वाइन किया था। ऐसे ही बोलते हैं, आर्मी सर्विस कोर। आर्मी सर्विस कोर। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ये होता क्या है। आर्मी सर्विस कोर इज द प्राइमरी लॉजिस्टिक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी। ओके। जो लॉजिस्टिक्स होता है ना, वो इंडियन आर्मी की सबसे लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी बैकबोन जो है वो आर्मी सर्विस कोर है। तो कहते हैं बैटल्स आर ऑलवेज, बैकबोन जो है लॉजिस्टिक्स का ही होता है। तो वो है, तो मैं उसमें गया था। माय फादर एयरफोर्स में थे, एयरमैन वो भी थे, तो वो लॉजिस्टिशियन थे। और एक और है प्रश्न जो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप आर्मी में किस लिए गए, कोई जज्बा था? ऐसा कुछ नहीं था, नौकरी करने। मैंने कहा ना, मैं लगा यार अपेक्षाओं पे तो उतना नहीं उतर पाया, तो बनते हैं ऑफिसर, ऑफिसर बन गए, बस जाना है, नौकरी करना है। तो क्या भरना है, तो मेरे फादर लॉजिस्टिशियन में हम भी भर लेते। वो अलग बात है कि आर्मी में जब आप कमीशन होते हैं तो सबसे पहला आप चाहे जिस कोर के हो, मतलब अगर लॉजिस्टिक कोर के भी हैं, ऑर्डिनेंस के, लॉजिस्टिक्स के, एएससी के, ईएमई के, जितने भी लॉजिस्टिक साइड जो सपोर्टिंग कोर है, सर्विसेज हैं, वो सब भी पहले इन्फेंट्री में जाते हैं, वो भी फील्ड में। तो मेरी पहली पोस्टिंग वहां रही, फिर वापस आए, फिर एक दो पोस्टिंग काट के फिर एक राष्ट्रीय राइफल होती है आर्मी में, राष्ट्रीय राइफल। हाँ, वो प्रीमियर काउंटर इंसर्जेंसी कोर ऑफ इंडियन आर्मी। तो फिर उसमें गए तो फिर उसमें भी खूब एक्शन देखा, बस वहां पर। तो ये दोनों जो टेन्योर थे मेरे, वो लाइफ चेंजिंग थे मेरे लिए। तो वो देखा, और आई एम ब्लेस्ड कि आर्मी में जाके और मैंने दोनों चुनौतियां देख ली। लॉजिस्टिक्स भी देखी एंड कॉम्बैट भी देख लिया। तो अगर आज मेरे को कोई बोले वापस आर्मी में जाना है एंड किस प्रकार का आपको करियर चाहिए हुआ, आई वुड लाइक इट टू एग्जैक्टली द वे इट हैज गॉन। इसमें भी जाके और वो भी देख लो, ये भी देख लो, और लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी उठाओ विच आर वेरी रियल। एंड तो वो सारा का सारा कुछ, तो इट वाज प्रीटी गुड, वेरी गुड, बैलेंस्ड, मतलब वो पूरा हो गया मेरा। नहीं तो वन थोड़ा सा पर्सनैलिटी ग्रोथ जो होती है ना, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, वो प्रोबेबली जितने वेरिड मेरे एक्सपीरियंस है लाइफ में, नॉट ओनली आर्मी का, लाइफ में भी जितने वेरिड एक्सपीरियंस है, वहीं से बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज कि मैं लॉजिस्टिक्स कोर में गया और मैंने कॉम्बैट भी देखा, वो उसने मेरे को और ज्यादा कंप्लीट करने में मदद की। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि सारी दुनिया जानना चाहती है। 2000 में आपको एक AK-47 का कुछ कारगिल युद्ध था, कारगिल के बाद, 1999 में कारगिल हुआ था। क्या किस्सा था सर? किसके जो यस जहाँ पे आपको गर्दन पे, हाँ जी,
वो किस्सा था कि हमने घेर लिया था आतंकवादियों को, मतलब एक गांव में। मेरे जवान बहुत अच्छे थे। जिस राष्ट्रीय राइफल में था मेरी कंपनी में, मोस्टली उसमें गोरखास थे। सारे जवान फौज के अच्छे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंशनिंग, तो गोरखास थे। तो हम अच्छा खासा मार रहे थे। और सेना में एक ऐसा होता है कि जवान अच्छे हैं, मारे तो काम तो वही कर रहे थे, लेकिन नाम कमांडर का हो जाता है। तो हमारा भी नाम था थोड़ा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब शत्रु आपसे भयभीत हो। यू नो, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई एवर गॉट इन माय लाइफ, यू नो व्हाट, सबसे बड़ा सम्मान जो कोई दे सके, वो शायद आगे पता नहीं मिले ना मिले, वो ये है कि जब शत्रु आपको बोलने लगे ना, रेडियो सेट पे बात करते थे, और जब गालियां दे और बोले कि यार तेरे से तुझ जैसा कमीना आदमी नहीं देखा हमने, तो मैंने कहा दिस इज द ग्रेटेस्ट। और जब शत्रु आपको ये कहने लगे कि तेरे से बड़ा कोई नहीं देखा मैंने, तो दैट इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट। सो बट उसका श्रेय जवानों को जाता था। वी आर किलिंग अ लॉट ऑफ टेररिस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रेपुटेशन बन गई थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेररिस्ट दैट ही इज वेरी डेंजरस। तो हमने जब घेर लिया था रात को, और तो मुझे नहीं पता था, बस एक अंदाजा था, एक गांव था, घेर लिया था कि अंदर होंगे नहीं होंगे। सुबह हमने अनाउंस किया सब लोग बाहर आ जाओ, जो हम सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते हैं, तो अनाउंस किया कि सिविलियंस को बाहर आ जाओ। 5 बजे सुबह टाइम तो लगता है, लोगों को उठे तो धीरे धीरे एक एक करके बाहर आ रहे थे। मैं वेट कर रहा था। अब ये बात मुझे बाद में पता चली, क्योंकि जिस घर में आतंकवादी थे उस घर में जो व्यक्ति था उसने बाद में मेरे सीओ को बाद में बताया हुआ है किसी को कि जब अनाउंस, वो तो मेरे ही घर में थे सारे। अच्छा। तो अब हमारा रेपुटेशन की वजह से वो घबरा गए। आवाज सुनी उन्होंने मेरी, तो बोले यार ये तो इसने घेर लिया। और रेपुटेशन मैंने कहा ना कि था कि भाई इसने घेर लिया तो अब मुश्किल है। और एक तो वो घेर लिया और वो सुबह सुबह घेर लिया। क्या होता है ना, अगर आपने कांटेक्ट शाम को किया, आफ्टरनून को किया, तो दे फील कि ठीक है थोड़ा सा बैटल को ड्रैग करते हैं, अंधेरा हो जाएगा, देन प्रॉब्ली वी कैन टेक अ चांस। बट ये तो सुबह सुबह हो गया खाली। अब ये टाइम लगाता नहीं है। हमारा एक रेपुटेशन था, एक बार हमें पता चल गया कि ये घर है तो हम 40-45 मिनट में खत्म कर देते। माय बॉयज वर टू गुड। तो बोला कि यार, तो दे गिव अप कि यार आज हमारा खत्म है खेल। तो उनका जो मेन लीडर था, काफी बंदे थे उसमें, तो जो मेन लीडर था वो ही प्रोबेबली, और अच्छा वो उस मेन लीडर से मेरी बातचीत भी होती रहती थी। एक आदत थी मेरी आतंकवादी से बातचीत करने की। अच्छा, बातचीत करते थे उससे? हाँ, रेडियो सेट पे, इस पे उस पे काफी बात करते थे। तो वो एक अलग है, अगर अगले प्रश्न पे आएंगे तो हम बताएंगे। बिल्कुल। तो वो एक ईगो भी था। तो बात में होता था ना, तो वो बोलता था, कई बार मेरे हाथ से निकल गया, तो वो बताता था कि भाई मैंने तेरे को वहां पर आई गॉट अवे, तेरे को बेवकूफ बना दिया मैंने। तो मैं भी कहता था यार ठीक है, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। तो वो हमारा एक चलता रहता था। तो हम कभी नहीं चाहते थे कि वो पर्सनल हो जाता ना फिर। तो बोले यार इसके हाथ से नहीं मरना मुझे, और कहीं मर जाऊंगा यार, ये बंदे के हाथ से नहीं मरना। तो प्रोबेबली उसने बोला कि यार वी माइट एज वेल किल आवरसेल्व्स बट नॉट दिस गाय, ही शुड नॉट गेट दिस, ये आनंद इसको नहीं मिलना चाहिए। बट देन उन्होंने आपस में चर्चा की उसी घर में कि यार ऐसा करते हैं, बचना है नहीं, तो 2-3 बंदे अपन निकल के फिदाइन टाइप जाते हैं, तो हो सकता है उससे काम बन जाए। तो वो 3 उन्होंने क्या किया, अब हम अंदर में घुसा नहीं था कि मैं नहीं चाहता कि फायर फाइट शुरू हो जाए, लोग बाहर आए नहीं है, तो हम अभी बाहर ही थे घेर के। लेकिन उसका फायदा उठा के वो उसी गांव में अंदर अंदर एक घर से दूसरे घर करते 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 दूसरी तरफ चले गए 3 बंदे। तो प्रोबेबली दैट वाज अ डाइवर्जन टैक्टिक्स। मैं एडमिट करता हूं वो मैं भाप नहीं पाया। ठीक है, और वहां जाके उन्होंने आवाज देनी शुरू करी, चैलेंज देना हमें। अच्छा, चैलेंज। हाँ, वो भी मेरी गलती है, मुझे समझ लेना चाहिए था कि दिस इज अनयूजुअल, ये ऐसा करते नहीं हो कभी। हमेशा अंदर फंस भी गए तो वो ट्राई करते हैं, छुपे रहे, इधर रहे, और कई बार ऐसा होता भी है कि हम आए, ढूंढा ढांडा और नहीं मिले। कोई बेसमेंट होता है, कहीं होता, नहीं मिले, दे टेक देयर चांसेस। तो मुझे लगा तो ये अनयूजुअल है, बट शायद मेरी कमी रह गई, तो मैं उस तरफ चल दिया जहां से वो चला। तो दे वर रेडी। तो जैसे हम जा रहे थे तो सामने से 2 बंदे
सीधा खुलेआम, मतलब दे न्यू कि फिदाई थे कि मरना तो है ही है और इसको मारना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बाहर आना ही पड़ेगा, इस पे खुला कूदना पड़ेगा। वो सामने से अल्लाह अकबर करते हुए 2 बंदे आए, तो मेरे साथ और भी लड़के थे। सड़क पे हम चल रहे थे, जो रास्ता था गांव का, तो लगी मेरे बंदों को भी लगी मेरे मेरे दो कुछ लड़के मेरे से आगे थे, तो वो गिर गए मेरे बंदे, तो वो उनको भी हम सबने गोलियां चलाई, तो ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं किसका, लेकिन वो भी बंदे गिर गए। तो मैंने देखा मेरा जैसे फायर हुआ तो एज पर ट्रेनिंग हम फटाफट पोजीशन ले ली, बट हम बाकी हम सबने ले ली, लेकिन 2 बंदे मेरे, उसके पहले एक बंदे, एक फायरिंग पहले भी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी, तो एक बंदे के पहले पाँव में लगी थी, जांग में, यहाँ पर थाई में, उसको मैंने गाड़ी में बैठा के भेज दिया था। मतलब थाई भाई को तो आर्मी में ऐसे सोचते हैं कुछ नहीं है, मतलब खनोच हो जाए कुछ नहीं चलता ना, और मैंने मैसेज कर दिया था कि बंदा आ रहा है, हेलीकॉप्टर मंगा लो, तो वो निकाल दिया था मैंने एक पहले, और वो जब आया सामने से फायर करता हुआ, तो 2 और मेरे बंदे उसमें आ गए। मैंने पोजीशन तो ले ली थी, लेकिन मैंने देखा मेरे 2 बंदे रोड पे हैं, और वो दोनों भी गिर गए थे, और वो छलनी हो गया था मेरे बंदों का। तो मैं ये भी समझता था कि बचेंगे नहीं, लेकिन अपने जीवन के आखिरी चरण पे वो आशा से जब देख रहे हैं, यू कांट लेट देम डाउन, सो आई केम आउट फ्रॉम माय पोजीशन टू पिक देम अप, और लास्ट में कुछ नहीं तो चलो मेरी गोद में ही सही, है ना, और कोशिश तो करूं, गाड़ी गुड़ी ला यार, ये वो जो है करें, चमत्कार कभी भी हो सकता है। तो मैं जैसे ही वो कर रहा था, तो उसमें से एक बंदा आतंकवादी जो गिरा हुआ था उठने लग गया, तो मतलब वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने छोड़ा अपने जवान को नीचे, और उसके ऊपर में, तो मेरी ये एक और गलती की मैंने। सोल्जरिंग में यू कांट मेक मिस्टेक्स, इन एनी अदर प्रोफेशन आप गलतियां कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, सोल्जरिंग में यू डोंट मेक मिस्टेक्स, इफ यू मेक मिस्टेक्स you pay with blood, and this was probably the 3rd mistake I was doing. I confess today, I'm guilty of it. तो it's not a sport कि आप सिर्फ गलती करोगे, या और किसी प्रोफेशन में, here you pay with blood. So soldiering में you should never get carried by emotion. तो यहाँ पर इस बार क्या हुआ, इसके पहले जजमेंटल एरर था, इस बार में इमोशनल एरर, और मुझे इस बात का आक्रोश किया कि इसकी वजह से ये मेरे बंदे, तो मैं थोड़ा सा क्रोध में आ गया, तो मैं उस बंदे के उठ रहा था, मैंने छोड़ा, उसके पांव पे रखा, दबाया उसको, और थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूं, लड़ाई का मैदान है, किस लिए हूं, क्या हूं, बस मैं आवेश, ऐसा कुछ दुखने वाला कुछ नहीं, कोल्ड, मतलब ठंडा एकदम, मैं सिंपला वेपन को अपने सिंगल शॉट किया, और एक यहाँ मर गया, एक मारते खत्म हो गया, लेकिन मैं बस वो कंटिन्यू करता रहा, एक इधर, एक इस आंख में, एक इस आंख में, एक मुंह में, आवाज आ रही मुझे जवानों की, साहब मर गया वो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बट मैं लो उसी, वो मेरी गलती थी, मुझे हटना चाहिए था वहां से, करके अपने जवानों को उठा के, जो कुछ भी है, मैं खुला हूं, चारों तरफ से गोलियां चल रही, मैं बीच में खड़ा हूं। तीसरा बंदा जो था ना, उसने देख लिया था परिणाम कि 2 बंदे सामने से आए आवाज करते हुए, वो गलत है, और मेरी एक रेपुटेशन बन गया था, ना सिर्फ हम मारते थे कि कई बार मैं बच लिया था, तो उनकी नजर में भी था यार बंदा कितना चिम्मड़ है यार, इतने इतने नजदीक से, मतलब पूरी की पूरी बस मारी गई है मुझे, मैं बच गया, भाग गया, वो अलग कहानी है, समय। तो बोला यार ये ऐसे नहीं मरेगा, तो उस तीसरे को पता था कि वो मारना तो है ही, तो वो भी पीछे से आया, तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस फटाफट फटाफट आ रहा था कि यहां मारूंगा यार, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा भी इतनी दूर से माराना तो ये बच जाएगा, ये कई बार बच चुका है, तो वो सोचा था फटाफट आऊं और यहां लगा के मारू, तो चुपचाप आ रहा था, खटखट जल्दी जल्दी, तो और मैं इसके ऊपर लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि पीछे कोई आ रहा है, तो मैं पीछे घूमा, पीछे घूमते वक्त मैंने गलती की, जैसे मैं पीछे घूमा, तभी मैं वो स्टार्ट होने के पहले एक बात कह रहा था ना, ट्रेनिंग और हार्ड होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग में बताते हैं कि जैसे आओ तो हथियार दुश्मन की तरफ, लेकिन मैं जब पीछे घुमा तो मेरा हथियार नीचे ही था, सिर्फ पीछे चल गया, मतलब वेपन जैसे मैं कर रहा था वैसे ही नीचे रखे रखे मैं घूम गया, सामने मेरे शत्रु, ये सामने, उसका हथियार ऐसे है, मेरा हथियार ऐसे है, जिंदगी और मौत में यही फर्क है। उसने फायर कर दिया, वो तो निकल गया नहीं, वो फिर चारों तरफ से फायर आया, वो भी गया, बट उसके फायर आते ही यहाँ लगा, ये जबड़ा मेरा यहाँ से गया, गोली यहाँ से चली गई,
ये कहानी कैसे लगी? बहुत दर्दनाक है सर। नहीं दादा तो वो मोमेंट तो अलग ही होगा ना। नहीं बहुत बढ़िया मोमेंट है। सर जब ये सब कुछ होता है तो सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है? सरकार का क्या, मतलब कुछ गवर्नमेंट का उधर से होता होगा ना, जब लड़ाइयाँ होती हैं, आतंकवादी को मारा जाता है तो कुछ तो हेल्प मिलती होगी आप लोगों को, या किस तरीके से सरकार किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करती है? सरकार जितना, सरकार ने जो हथियार देना, सामान देना वो दे दिया। अच्छा, वही सामान दे दिया, और क्या देगी सरकार? बाकी तो हमारा काम, ट्रेनिंग दे दी है, अब करो। हाँ बाकी हमारा काम है। मतलब मैं राजनीतिक बात टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन हमें इस मानसिकता से निकलना होगा कि सरकार क्या कर रही है। नहीं सर, ये क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, इसलिए नहीं, मैं चाहे आपसे आप सेना में हो, चाहे आप जहां भी हो, चाहे जिधर भी हो, सरकार क्या कर रही, सरकार क्या कर रही, सरकार, अरे यार आप अपना करो। जो दिया है, जितनी दी है, सुविधाएं दी हैं, अब उन्होंने अमेरिका के सोल्जर के पास ये है, फलाने के पास ये है, हमारे पास ये क्यों है? दैट्स नॉट द क्वेश्चन। जो मिला है, जैसा मिला है, ऑलवेज आस्क मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, नॉट द अदर वे अराउंड कि देश क्या मेरे लिए कर रहा है। वो सोच ही गलत है। ठीक है, सरकार ने दे दिया हथियार, AK-47 हाथ में दे रखा, और क्या करना है? इससे ज्यादा क्या देगी सरकार? आपने अभी बोला कि आप आतंकवादी से रेडियो पे बात करते थे, क्या है किस्सा? वो कैसे बातें होती थी आप लोगों की? इसका प्रारंभ जो था ना, वो उस भाव से हुआ। थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ कि जैसे आपने प्रारंभ में बात करी थी मेरे बचपन की, तो और मेरे अंदर वो पहले वो वाली सोच नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो नॉर्मल कंटोनमेंट लाइफ, आईफोर्स कंटोनमेंट, सिक्योर्ड, वेरी वंडरफुल लाइफ, गांव, ये दो पॉकेट्स में मेरी पूरी जिंदगी निकलती थी। और बीच की दुनिया में देखता था, वो भी सुंदर लगती थी ट्रेन से, मतलब सभी बढ़िया ही है, वो क्या खतरा है। तो तीन मान्यताओं के साथ में बड़ा हुआ। पहला एक, इसमें फर्स्ट 2 3 कुछ नहीं है, बट जस्ट एनी ऑर्डर आई एम टेलिंग यू। वन ऑफ देम वाज माय फेथ। तो फेथ है कि एयरफोर्स के क्वार्टर होते थे, जहां भी जाते थे तो एक तख्ती सी लग जाती थी, भगवान की फोटो, आरती की पुस्तिका, और वो आरती भी हमें कभी याद नहीं हुई, जब होता था तो हम पढ़ते थे। नॉट अ गुड थिंग टू डू, पीपल शुड रिमेंबर, है ना। जहां जाते थे वहां किसी का मंदिर होता था, तो मैं ये सोचता था कि यहाँ पर इस इलाके का इंचार्ज ये माता है, ये भगवान है, यानी कि यहाँ पर अगर नंबर मांगने हैं क्लास में या कुछ ही मांगना है तो ये इंचार्ज है। जैसे होता ना, यहाँ पर आए तो ये कलेक्टर साहब यहाँ पर ये हैं, यहाँ इस सरकार, इनकी सरकार है, वहां उनकी सरकार है। तो वैसे वेरी फ्लेक्सिबल फेथ। एंड तो उसके बाद सेकंड था कि मैं हमेशा एक पीस लविंग आदमी था, आज भी पीस लविंग हूँ, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड मी अदरवाइज। तो मैं ये समझता था कि यार क्यों लड़ेगा कोई, मुझे ऐसा लगता था। आई होप मैं आज भी ये विश्वास कर पाता, लेकिन जिन अनुभवों से मैं गुजरा हूं अब नहीं करता मैं। कुछ लोगों के लिए, अधिकांश के लिए तो अभी भी मानता हूं मैं कि पीस जो है, शांति है, इट इज एज बेसिक रोटी कपड़ा मकान और कॉन्जुगल नीड्स के बाद अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो पीस है। मैं ऐसा मानता था, ये बेसिक है सभी के लिए, कौन नहीं चाहेगा, बिल्कुल, है ना। तो और अगर कहीं जैसे व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा अनुभव हुआ, किसी के साथ कोई द्वंद हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, पहले तो मैं अवॉइड करता हूँ, आज भी करता हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ में आज भी करूंगा। अगर सड़क पे आज मुझे कोई टक्कर मारेगा, मैं रास्ता बदलूंगा, फिर मारेंगे मैं तीसरा रास्ता बदलूंगा, अवॉइड ही करूंगा। तो वो लेकिन कभी कभी होता है कि कोई बंदा स्टडी या स्कूल कॉलेज में है, बात कर रहे हैं, अरे नहीं यार रुक यार, सुन मेरी बात, ये कर रहे हैं, तब तक हाथ उठा दे किसी। तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू गेट इनटू दैट बैटल। तो वेदर यू विन दैट बैटल और लूज दैट बैटल, बट आई वाज ऑलवेज अपसेट। मैं हमेशा इस बात से उदास होता था कि मैं निष्फल रहा इनको समझाने में, और मैं इसको अपनी असफलता मानता था। और मैं ये समझता था कि मुझसे ज्यादा कोई परिष्कृत बौद्धिक रूप से होगा, जो हो है कोई भी व्यक्ति, वो शायद यहाँ पर समझा देता। तो मेरा फलाना मित्र है या क्लासमेट, अगर वो आज वो होता तो वो समझा देता। हमारे टीचर होते शायद तो वो समझा देते, मेरे पिताजी होते, उसके पिताजी होते, अंकल होते, कोई भी होता तो समझा देता। मैं छोटा रह गया, ये मेरी मानसिकता थी। ये दूसरी बात है ना, शांति वाली। और तीसरी थी कि जैसे मैंने बताया कि वायुसेना में थे पिताजी, तो ट्रेन में हम जाते थे,
बेंगलोर में पोस्टेड हो, छपरा में जाना है, 4 दिन तक ट्रेन में खड़े हैं तो खिड़की पे खड़ा रहता था। वो बोले बैठ जा, सो जा, मैं जितना हो सके मैं ले आया। मुझे देश बड़ा प्रिय लगता था। वो खेत जा रहे हैं, नहर जा रहे हैं, छोटे छोटे गाँव जा रहे हैं, गली जा रहे हैं, कस्बे जा रहे हैं, और रात को अंधेरे में एक टिमटिमाता दिया दिख रहा है कहीं, और दिन में वो बैल वैल चला के लोग जा रहे हैं ना, अद्भुत लगता था। ज्योग्राफी में स्कूल में पढ़ा है, बाउंड्री है ये देश का, ऐसे एक सीमा है, लेकिन कल वास्तविकता में मुझे वो प्रशिक्षण में नहीं दिखता। प्रशिक्षण में देश अनंत दिखता था, सुंदर दिखता था, और मेरा वो क्रिटिकल माइंड नहीं था कि एनालाइज करूं, यहाँ लाइट नहीं है, वहां सड़क नहीं है, ऐसे गांव में ना, मैं वो सोचता ही नहीं था, बढ़िया तो है यार, क्या दिक्कत है। तो सब प्रिय लगता था, और देश अनंत है। अभी 3 मानसिकताओं के 3 सोच के साथ में सेना में चला गया। पहली पोस्टिंग मेरी बॉर्डर पे, जो इन्फेंट्री अटैचमेंट में। अब मैं जा रहा हूं तो बटालियन हेडक्वार्टर से कंपनी से आगे बढ़ता गया, चल रहा था पेट्रोलिंग, मेरे साथ बंदे, मैंने कंधे पे मेरे जवान ने थपथपाया, बोला साहब रुक जाओ। क्या हो गया? बोला हमारा इलाका खत्म है। फिर वो दिखाया, वो देखो ना साहब क्या है, वो देखो उनका बंकर, गोली मारेगा, एक कदम आगे रखेंगे। मेरी मानसिक, मैं क्या सोच के बड़ा हूं, देश अनंत है, अनंत है। फिर आपको देश की कोई चिंता भी नहीं मुझे, ऑनेस्टली देश की कोई चिंता नहीं, देश दूष ऐसा कुछ नहीं सोचता। मैंने कहा ना, आप स्वास्थ्य आप परफेक्ट है आपका, तो आप कुछ सोचोगे ही नहीं। क्या है हेल्थ का किताब ये वो ना, आप जिस दिन बीमार पड़ोगे या कोई थ्रेटन होगा, डायग्नोज होगा, तब आप सडनली बोलोगे यार अब तो कुछ करना पड़ेगा यार, अब तो आप हेल्थ क्या होता है, ये क्या होता है, ये वो तो पढ़ना शुरू करोगे डॉक्टर। तो मैंने देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, चिंता क्या करनी। अब मुझे देश वहां अस्तित्व खतरे में दिख रहा, देश अनंत है, वहां बॉर्डर दिख रहा, और जो दिख रहा है वो भी उसको स्वीकार नहीं होता, ये भी खत्म करूंगा। वो मेरा वहां से बदला। तो जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने दिखाया वो देखो साहब वो मारेगा, तो वहां से जब मैं अंजलि पलटा, घूमा और अपने देश की तरफ मैंने देखा, मुझे देश समझ आना शुरू हुआ। वही पहाड़, वही जमीन जिसको मैं चल के गया था, पहले अलग लग रहा था, जब वापस पलट के उधर देखा तो मुझे अब अलग लगना शुरू हो गया। उसके बाद वापस भी आया, छुट्टी में शहर में आया, गांव में आया, ट्रेन से शहरों को, अब मुझे वो सब समझ दूसरे दृष्टिकोण से दिखना शुरू हुआ। अब मुझे देश की वैल्यू समझ में आने लगी। तो वो वहां से मेरा प्रारंभ हुआ देश समझना। अब कमिंग बैक टू, आपने बोला रेडियो सेट, तो मेरी वो धारणा, विश्वास कि यार हम क्यों लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा आतंकवाद, तो फिर मुझे मटेरियल फौज में होता है, उनके कैप्चर्ड मटेरियल, लिटरेचर, रेडियो सेट के इंटरसेप्ट, ये सब सुना मैंने। तो मैंने कहा यार समझा लेते हैं ना, बात ट्राई तो कर ही लेते हैं। मतलब आप आतंकवादी को समझाने की सोच रहे, क्यों लड़ रहे हैं हम। तो जैसे पहले था बचपन में, यार क्यों लड़ रहे हैं, मैंने इसे ट्राई कर लेते। तो जो रेडियो सेट पे आए, ये आए, वो आए, मैं ट्राई करता था, आधा टाइम तो बंद कर देते थे वो, लेकिन कोई ना कोई होता, कभी वो भी पहाड़ बैठा, हम भी पहाड़ बैठे, उसके पास भी काम नहीं, हमारे पास भी काम नहीं, तो कोई लग जाता था। तो मैंने कहा यार साथी क्यों लड़ रहे हैं यार हम लोग, क्या चाहिए यार, एक ही तो है हम लोग सारे, तो मानवता, ये वो सारी बातें ना जो होती है, मानवतावादी, खून एक ही हमारा, क्या फर्क है, ये घंटों रहता। और मेरे साथी जो कलीग थे, हम लोग सब क्या कर रहे हो, वो समझेगा थोड़ा ना, नहीं प्रयास कर लेते हैं यार। तो वहां से मेरा रेडियो सेट पे बातचीत करने का वो एक स्टार्ट हुआ। आप उनको समझाते, हाँ, कैप्चर भी कोई होता था, कोई पकड़ा भी जाता था, तो बाकी लोग अलग बात करें, मैं रुको सारी सुनो एक बार, क्यों लड़ रहे यार, तो बोले यार क्या कर रहा तुम, मैंने नहीं एक बार, उनका क्या रिस्पॉन्स आता था? वो भी यही देखते थे, ये पागल आदमी है। अब मुझे समझ में आ रहा है, तो लेकिन रिस्पॉन्स मैं पहले नहीं समझता था, अब मैं समझ रहा हूं। तो ऐसा करते 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 अंजलि, एक समय आया जब मेरी वो धारणा टूटी, वहां मेरी सारी धारणाएं टूटी। 3 धारणाएं लेके गया था ना मैं, तो पहला तो वो देश की चिंता क्या करनी, देश अनंत है, वो टूटा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जब मैं इनसे बात करता था, यार क्या है, क्यों लड़ रहे हो, बार बार एक किया जाए, इस्लाम। मैं कहा यार कोई आस्था भी किसी की इतनी वो हो सकती है क्या, इसके लिए मरने मारने को तैयार है यार, ये तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता, हमारी इतनी फ्लेक्सिबल है, ये इतना जिद्दी क्यों है भाई। तो वो मेरे को शौक लगा कि यार कोई आस्था के लिए इतना मतलब करने को तैयार है, तहस नहस कर दूंगा अपने को, खुद को, दुनिया को, सबको, वो मेरे लिए शौक था।
ठीक है, तो मेरा दूसरी धारणा वो चली। और तीसरा मेरा था कि हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है शांति के लिए, वो मैं सोच रहा था कि, और मैं सिर्फ बौद्धिक रूप से छोटा रह गया। वहां न जाने एक दिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, यार इस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। साक्षात बुद्ध आ जाए, साक्षात नानक आ जाए ना, इसको नहीं समझा सकते। ये मैं छोटा नहीं रहा। There's no point talking to this man. He will not get it. थोड़ा सा फिर मैंने बाकी भी सोचा, थोड़ा बहुत ज्ञान में आया, तो मैंने कहा इसके पहले भी तो ऐसा हुआ है। भगवान राम ने भी ट्राई किया था रावण को समझाने का। भगवान कृष्ण तो स्वयं गए थे दुर्योधन को समझाने, नहीं माना ना। तो मैं क्यों ये बात लेके बैठा हूं ठेका कि नहीं मैं ही समझा दूंगा, और हर बंदा मनाया जा सकता है। तो इसके पहले भी लोग रहे हैं जो नहीं मना पाए। तो फिर वो मुझे समझ में आने लग गया कि मैं कहाँ हूं। तो ये बात जो है ना कि ये आतंकवादी है, ये है, ये नामक ये नाम बदलते रहते हैं। लड़ाई आतंकवाद की नहीं है, लड़ाई इस आस्था और उस आस्था की भी नहीं है। लड़ाई संघर्ष सदैव धर्म और अधर्म का रहता है। वो अधर्म का नाम कभी रावण था, कभी कंस होता है, कभी दुर्योधन होता है, कभी औरंगजेब होता है, कभी बाबर होता है, कभी अंग्रेज थे, कभी आज के नाम ले लीजिए। और ये विश्वास मानिए आज से 400 साल बाद शायद किसी और नाम से होगा, ये तब कोई और नाम से हम चल रहे होंगे। टुडे दिस इज द प्रॉब्लम। आज जैसे इसको मान के बैठे ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आज से कई सौ पता नहीं कितना समय बाद, वो मैं नहीं कह सकता, तब किसी और नाम से होगा। ये संघर्ष चलता ही रहेगा। तो दैट इज व्हाट। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे 4 हाथ है क्या? मेरे भी 2 हैं, तेरे भी 2 हैं, तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो सही लेमत अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर कभी उधर, ये वो, ये लोग आपको सही है, हमें नहीं समझ नहीं आते।